हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है हमारा आधुनिक युग का आरंभ। तो हम देखेंगे आधुनिक युग का आरंभ कैसे हुआ। मनुष्य के जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो समाज हो, अर्थव्यवस्था हो, राजनीति, कला, विज्ञान, तकनीक, हर क्षेत्र में परिवर्तन आया है, जिससे क्या हुआ है, आधुनिक युग की शुरुआत हुई है। और हमें यह सोचकर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि ये परिवर्तन कैसे हुए हैं। परिवर्तन कब होते हैं? जब घटनाएं जो है निरंतर होते रहती है। इससे एक युग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और हर युग की, हर एक समय का जो है कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ लक्षण होते हैं और कुछ प्रभाव होते हैं। कुछ प्रभाव होते हैं जिससे हम समझते हैं कि ये है कि एक युग का अंत और दूसरे युग का आरंभ कैसे होता है। इतिहास में आधुनिक युग के साथ ऐसे ही स्थिति है। 15वीं-17वीं सदी के आरंभ में होने वाले युग को विश्व इतिहास में आधुनिक युग माना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आधुनिक युग किस काल को, किस समय को माना जाता है। तो 15वीं से 17वीं सदी के आरंभ का जो समय था उसे आधुनिक युग माना जाता है। सामंतवाद का पतन, राष्ट्रीय राज्यों का उदय, मध्यम वर्ग का उदय, नगरों का उदय, विश्वविद्यालयों की स्थापना, नव जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और भौगोलिक खोज, धार्मिक उन्नति, व्यापारिक वर्ग का उदय, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति आदि जो घटनाएं हैं वो क्या है, आधुनिक युग को लाने में योगदान देती हैं। जिनमें पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति ने क्या करा है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आधुनिक इतिहास में, मतलब निर्माण में, आधुनिक काल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं किन चीज़ों की है। तो यहाँ है क्या है, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और अमेरिकी स्वतंत्रता का संग्राम। इन सब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से कहाँ पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में। अब इसका उद्देश्य क्या है, अगर हम ये जानते हैं, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप इन बातों को जान सकेंगे। नवजागरण क्या होता है, धर्म सुधार आंदोलन, भौगोलिक खोज के कारण क्या थे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण और परिणाम, और फ्रांसीसी क्रांति के कारण और परिणाम को हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारा नवजागरण। नवजागरण क्या होता है? नव का मतलब होता है नया, और जागरण का मतलब होता है शुरुआत, यानी किसी नए चीज़ की शुरुआत। उसे हम क्या कहते हैं, नवजागरण कहते हैं। नवजागरण विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नवजागरण से उस बौद्धिक चेतना का बोध होता है जो मध्य युग के अंत और आधुनिक युग की शुरुआत में हुई। यानी कि एक युग का अंत हुआ और फिर हमारा आधुनिक युग की शुरुआत हुई। आधुनिक बौद्धिक चेतना से मतलब है कि लोग किस तरह से सोचने लगे, किस तरह से उनके सोच में बदलाव हुआ। इसका आरंभ 1453 ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार से होता है। कुस्तुनतुनिया कहाँ है? तो यूनानी ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, कला का महत्वपूर्ण केंद्र है। कुस्तुनतुनिया एक ऐसा जगह है जो कि ज्ञान, विज्ञान, दर्शन का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो यहाँ इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, कला का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा स्थान था? तो क्या हो जाएगा हमारा कुस्तुनतुनिया। यहाँ विद्वानों, दार्शनिकों, कथाकारों, कारीगरों का जमघट लगा रहता है। जमघट कहने का मतलब है वहाँ बहुत सारे लोग हैं इस तरह के कार्य करने वाले, लेकिन तुर्कों के लिए इनका कोई मायने नहीं था। फलतः ये यूरोप के अन्य देश के शरण के लिए विवश हुए। इन लोगों का अपने देश में, यूरोप में उतना ज़्यादा क्या था, रिस्पेक्ट नहीं था, इज्जत नहीं था। तो वही लोग दूसरे देश में शरण ले लिए, यानी दूसरे देश की ओर चल गए। शरण लेने का मतलब कहीं और चले जाना। इनमें से अधिकांश को इटली में आश्रय मिली। बहुत सारे लोग इटली चले गए। इनके साथ साथ रोमन यूनान का ज्ञान, विज्ञान भी आया और इटली की आम जनता इनके संपर्क में आई। यही कारण था कि यूरोप के नगर राज्य इटली नवजागरण का क्या बना, केंद्र बना। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि नवजागरण का केंद्र कौन सा स्थान बना, यूरोप का कौन सा नगर बना? तो कौन सा होगा? इटली हमारा हो जाएगा नवजागरण का केंद्र। यहीं से प्रारंभ होकर ही यूरोप के अन्य देश कौन कौन है, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पर नवजागरण का जो था वो फैल गया। नवजागरण के परिणाम क्या हुए, यानी कि नवजागरण आने से किन किन चीज़ों में बदलाव हुआ, लोग क्या जाने? तो मानवता का विकास हुआ, अंधविश्वास का अंत हो गया। जब लोगों में बौद्धिक चेतना जागे, यानी लोग की सोचने विचारने की क्षमता बढ़ेगी, लोग सोच समझ सकेंगे किसी चीज़ों को, तो क्या होगा, अंधविश्वास का अंत होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, राष्ट्रीय राज्यों का उदय और धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति हुई। ये सब कैसे हुआ? तो नवजागरण के ये सब परिणाम हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, नवजागरण के परिणाम क्या हैं? नवजागरण के परिणाम क्या हो सकते हैं? तो ये सारे पॉइंट हो सकते हैं यहाँ जो लिखा हुआ है। अब नवजागरण की उपलब्धि, यानी कि इससे क्या लाभ हुआ। उपलब्धियाँ का मतलब होता है नवजागरण से क्या लाभ हुआ। तो नवजागरण से लाभ क्या हुआ हमारा? कला, साहित्य, विज्ञान के जो क्षेत्र थे उनमें काफ़ी क्या हुआ, सुधार आया।
अब कला में नवजागरण कहने का मतलब है कि कला के क्षेत्र में क्या विकास हुआ। इसके अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला की गणना होती है। कला के अंतर्गत क्या आता है? चित्रकला आता है, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। स्थापत्य कला कहने का मतलब है मंदिरों को बनाना, किसी चीज़ को स्थापित करना, मूर्तियों की स्थापना करना, और वहाँ जो कलाकृति होती है उसे हम कहते हैं स्थापत्य कला। अब चित्रकला में हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे प्रसिद्ध चित्रकार हैं। लियोनार्डो दा विंची, ये इटली के हैं। इनकी जो चित्र है फेमस, लास्ट सपर, मोनालिसा और वर्जन ऑफ रॉकस। और हमारा माइकल एंजेलो, ये भी इटली के चित्रकार हैं। राफेल इटली के चित्रकार हैं। ये इनकी चित्र है और ये इनके चित्र की यह क्या है, विशेषताएं हैं। जैसे मोनालिसा, ये जो मोनालिसा जो चित्र है वो क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है? इसमें एक रहस्यमय मुस्कान, मतलब इस चित्र को आप जहाँ से भी देखेंगे वो मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा, तो ये चित्र हमारे इसलिए फेमस है। और मूर्तिकला को अगर हम देखते हैं तो मूर्तिकार कौन से हैं? नवजागरण युग के। तो क्या कौन से हैं? माइकल एंजेलो। इनकी मूर्ति यहाँ क्या है? मूसा की मूर्ति, ईसा और मरिया की मूर्ति। और इनकी विशेषता है संत पीटर के गिरजाघर की गुंबद की छांव में। इसी तरह स्थापत्य कला के क्षेत्र में गॉथिक शैली को छोड़कर यूनान एवं रोम की शैली को अपनाया गया। इस शैली में खिड़कियाँ, मेहराबों, गुंबदों के कलात्मक निर्माण पर ध्यान दिया गया। आप बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं, प्राचीन मंदिरों को अगर गए होंगे तो देखा होगा, या फिर फिल्मों वगैरह में देखा होगा, वहाँ पे बहुत बारीकी से मतलब डिज़ाइन किया हुआ रहता है। तो इन सब चीज़ों को कहते हैं स्थापत्य कला। उनके खिड़कियों में, मेहराबों में, गुंबद में एक अलग ही तरह का निर्माण कार्य हुआ रहता है ना। इस युग के इमारतों में यूनानी स्तंभ एवं रोमन गुंबद प्रयोग किए गए हैं। अन्य मूर्तिकारों में गिरवटी, डोनाटेलो, सेलिनी, ये सब जो क्या है, प्रमुख है मूर्तिकार में। अब साहित्य में है पुनर्जागरण। साहित्य का मतलब है साहित्यिक क्षेत्र, जैसे किताब वगैरह को लिखते हैं उसे कहते हैं। अब बहुत सारे हमारे क्या है, प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, उसके लेखक, ये सब क्या हो जाएगा हमारा साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण, यानी कि साहित्य के बारे में लोग जान सकें। तो यहाँ पे हमारे कुछ प्रमुख क्या है, इटालियन साहित्यकार हैं, जैसे दांते, पेट्रोक, मैकियावेली और बोकेशियो। ये सब उनकी प्रसिद्ध रचना है और ये सब उनकी रचनाओं की विशेषताएं हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है प्रिंस नामक जो रचना है उसके रचनाकार या फिर साहित्यकार कौन है? तो क्या हो जाएगा, मैकियावेली। इस तरह से क्वेश्चन आता है इन सब से। और ये सब हमारे अंग्रेजी के साहित्यकार, जैसे चौसर, सर टॉमस मूर, एडमंड स्पेंसर, शेक्सपियर और फिर फ्रांसिस बेकन, ये सब हमारे हैं अंग्रेजी के साहित्यकार। इन्होंने साहित्य कला में बहुत सारे काम किए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य देश जैसे फ्रांस में रैबने, स्पेन में स्वेटिज और पुर्तगाल में कोमएंस, जर्मनी में मार्टिन लूथर तथा हॉलैंड में इरास्मस प्रसिद्ध लेखक हुए। ये सब लेखक हैं नवजागरण युग के प्रसिद्ध। इसमें से जो इरास्मस थे वो व्यंग्यात्मक कविताएं लिखते थे, जिनमें से प्रसिद्ध है द फ्रेज ऑफ फॉली। इसके माध्यम से ये चर्च की बुराई और आलोचना की गई है इस कविता में। अब विज्ञान में पुनर्जागरण कहने का मतलब है कि विज्ञान में क्या क्या सुधार आया, किन किन चीज़ों का आविष्कार हुआ। तो यहाँ पे हमारे प्रमुख जो वैज्ञानिक है यहाँ पे दिया हुआ है गैलीलियो ने खोज की दूरबीन की, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की, और नेपियर ने प्रतिकलन यानी लोगेरिथम की, हेलमॉट ने कार्बन डाइऑक्साइड और गुटेनबर्ग ने छपाई मशीन की। कोपरनिकस ने साबित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। विलियम हार्वे ने रक्त संचरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे आप कोपरनिकस के सिद्धांत को आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी। और विलियम हार्वे के रक्त संचरण को बायोलॉजी में दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, हमने क्या सीखा? यूरोप के 2 देश कौन से हैं? तो यूरोप के दो देश कौन से हो जाएंगे? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। डिवाइन कॉमेडी के लेखक हो गए हमारे दांते, जो कि कहाँ के थे? इटली के थे। नवजागरण सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो नवजागरण का उदय कहाँ हुआ? इटली में। गैलीलियो ने आविष्कार किया था तो दूरबीन का। मैकबेथ नाटक की रचना किसने करी थी? तो मैकबेथ नामक नाटक की रचना करी थी शेक्सपियर ने। ये था हमारा नवजागरण का। और नेक्स्ट है हमारा धर्म सुधार आंदोलन।